नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, रूस ने पाकिस्तान फ्लाइट को क्लियरेंस से किया इनकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कर्ज चुकाने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन के हवाले कर सकता है पाकिस्तान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाइडेन मोदी सरकार की दोस्ती से टेंशन में इमरान, कहा अमेरिका चाहता है पाकिस्तान भारत को करे सलाम। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता, रक्षा मंत्री मार्लेस बोले लद्दाख विवाद में हम हैं भारत के साथ। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 23-24 जून को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन, पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन एक साथ आएंगे नजर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, रूस ने पाकिस्तान फ्लाइट को क्लियरेंस से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अपने देश को इस स्थिति से निकालने के लिए पाकिस्तान अपने सहयोगी देशों से मदद भी मांग रहा है, लेकिन इसी बीच उसे एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तान एयरलाइंस द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के चलते रूस ने फ्लाइट को ओवरफ्लाइंग क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद से टोरंटो जा रही फ्लाइट को रूट बदलना पड़ा। एयरलाइंस ने बताया कि टोरंटो के लिए उड़ान को ईरान, टर्की और यूरोप के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा। जहाज ने कराची से उड़ान भरी और बताया जा रहा है कि PIA की फ्लाइट PK 781 में 250 से ज्यादा यात्री थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्ज चुकाने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन के हवाले कर सकता है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान चीन से लगातार कर्ज ले रहा है और 22 जून को भी पाकिस्तान ने चीन से $2.3 मिलियन का ऋण लिया है। रिपोर्ट्स बताती है कि चीन से बढ़ते कर्ज का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को पट्टे पर दे सकता है। और अल अरबिया पोस्ट की बात करते हुए कराकोरम नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष मुमताज नगरी ने आशंका जताई है कि पहले से अलग थलग और उपेक्षित गिलगिट बाल्टिस्तान ग्लोबल पावर्स के लिए भविष्य में युद्ध का मैदान बन सकता है। उन्होंने आशंका जताई है कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को सौंप सकता है। रिपोर्ट बताती है कि पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार और सैन्य नियंत्रण के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए इस तरह का कदम उठाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाइडेन मोदी सरकार की दोस्ती से टेंशन में इमरान, कहा अमेरिका चाहता है पाकिस्तान भारत को करे सलाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की सत्ता बदल होने के बाद भी इमरान खान लगातार मीडिया की लाइमलाइट में बने हुए हैं, कभी सड़कों पर आंदोलन के जरिए तो कभी अपने बयानों के लिए। लेकिन इसके साथ ही इमरान कुर्सी पर रहे या हुकूमत से बाहर, पीएम मोदी और भारत हालिया कुछ महीनों से उनका पसंदीदा टॉपिक बना हुआ है। कभी वो हिंदुस्तान को खुददार मुल्क बताते हैं तो कभी पीएम मोदी की विदेश नीति के गुण गाते हैं। वहीं अमेरिका भी इमरान के निशाने पर लगातार रहता है। अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान इन दिनों भारत और अमेरिका की दोस्ती को लेकर परेशान है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भारत अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती से टेंशन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन एक मजबूत भारत चाहता है जो चीन का मुकाबला करे। इमरान ने कहा कि वाशिंगटन चाहता है कि इस्लामाबाद इजराइल को मान्यता दे, कश्मीर पर अपना दावा छोड़ दे और भारत के अधीन काम करे। पूर्व प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अमेरिका अपने हितों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को एक टिश्यू पेपर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। और इसके साथ ही इमरान खान ने सत्तारूढ़ शरीफ सरकार को कथित तौर पर आर्थिक मदद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने झुकने के लिए फटकार लगाई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता, रक्षा मंत्री मार्लेस बोले लद्दाख विवाद में हम हैं भारत के साथ। जी हां दोस्तों, 4 दिन भारत यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मार्लेस ने गुरुवार को कहा कि चीन ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता है, क्योंकि वो दुनिया को इस तरह से आकार देना चाहता है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री मार्लेस ने कहा कि चीन को लेकर भारत की भी ऐसी ही सुरक्षा चिंताएं हैं। पूर्व लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। पत्रकारों के एक समूह से चर्चा में रक्षा मंत्री मार्लेस ने चीन व रूस के बीच बढ़ते रक्षा व सुरक्षा सहयोग पर भी चिंता जताई। उन्होंने ये भी कहा कि इस सहयोग का असर इस क्षेत्र पर
पड़ सकता है। मार्लेस ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों रक्षा और सुरक्षा संबंधों के विस्तार के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध हैं। उनका देश भारत को अपने वैश्विक दृष्टिकोण के केंद्र में रखता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत के लिए भी, लेकिन चीन हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता भी है और ऐसा ही भारत के लिए भी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 23-24 जून को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन, पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन एक साथ आएंगे नजर। जी हाँ दोस्तों, चीन में 23 जून से 14वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 2 दिन की इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग की स्थिति और उनकी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों की समीक्षा करने की भी योजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा 24 जून को मेहमान देशों के साथ वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद में भी हिस्सा लेंगे। बता दें 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पहली बार भारत में हुआ था। 2012 और 16 के बाद तीसरी बार भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे के घर बैठक में शिवसेना के सिर्फ 13 विधायक पहुंचे, शरद पवार ने भी मान ली हार। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे कई अन्य बागी विधायकों के साथ असम की राजधानी गुवाहाटी में डेरा जमाए हुए हैं। यहां भाजपा का शासन है और विधायकों के बागी तेवर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ा दी है और उन्होंने सीएम का सरकारी बंगला रात छोड़ दिया और अपने पुश्तैनी घर मातोश्री में शिफ्ट हो गए। राज्य की महाविकास अघाड़ी गठबंधन विधायकों को वापस लाने के लिए हर कोशिश कर रही है और कल अपने संबोधन के दौरान ठाकरे ने सीएम पद और शिवसेना प्रमुख की जिम्मेदारी छोड़ने की पेशकश की और उन्हें शिंदे को सीएम बनाने तक का ऑफर दे दिया। वहीं बीजेपी इन बागी विधायकों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने नए वाणिज्य भवन का किया शुभारंभ, बोले सरकारी काम को सही समय पर करना है हमारा लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर, वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे और इस दौरान पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं का लक्ष्य सरकारी कामों में तेजी लाने का है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रोजेक्ट्स वर्षों तक लटके नहीं, समय पर पूरे हों, सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंचे और तभी देश के टैक्स पेयर का सम्मान है। अब तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में हमारे पास एक आधुनिक प्लेटफॉर्म भी है। पीएम मोदी ने कहा कि वाणिज्य भवन इस कालखंड में कॉमर्स के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों की भी निशानी है और मुझे याद है शिलान्यास के समय मैंने इनोवेशन और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सुधार की जरूरत पर बल दिया था। आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं। ये दोनों व्यापार एवं वाणिज्य से जुड़ी हमारी शासन विधि में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की हमारी आकांक्षा को बतलाती है। वाणिज्य भवन के शिलान्यास के दिन हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की जरूरतों पर चर्चा की थी। आज जब इस भवन का लोकार्पण हो रहा है तब 32,000 से अधिक अनावश्यक कंप्लायंसेस को हटाया जा चुका है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव के लिए विजन 2024 का तय किया लक्ष्य और नागरिक सुविधाएं बनेंगी बेहतर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की करीब 30% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। शुद्ध पेयजल, सड़क, नाली, सीवर, सफाई, कचरा उठान व निस्तारण, मार्ग, प्रकाश व जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं नगरीय निकाय ही उपलब्ध कराते हैं। प्रदेश में 734 नगरीय निकाय इन्हें मुहैया कराते हैं। नगर विकास निगम ने लोकसभा चुनाव के लिए विजन 2024 तैयार किया हुआ है। अब विभाग इसी विजन पर आगे बढ़ रही है। 734 नगरीय निकायों में से 669 निकायों में 100% प्रधानमंत्री आवास वर्ष 2024 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध हो जाएंगे तो उसका सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा। अभी तक सरकार 17.5 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर चुकी है, जिसमें से 10.5 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में प्रतिदिन 18,000 टन कचरा निकलता है और इनमें से मात्र 5,000 टन कचरा यानी करीब 28% के आसपास ही कचरे का निस्तारण हो पाता है। दोस्तों, विजन 2024 के तहत अब 60% कचरे का निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सभी नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी फ्लो रेट भी तय कर दिए गए हैं। इससे भी लोगों को काफी आसानी हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अजीत डोभाल की चीन और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी, शांति के लिए गिड़गिड़ाएगा नहीं भारत। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा
सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को पाकिस्तान और चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अब किसी भी स्थिति में शांति के लिए गिड़गिड़ाएगा नहीं। पाकिस्तान को कड़े शब्दों में डोभाल ने कहा कि भारत सामान्य संबंधों के लिए उत्सुक है, लेकिन आतंकवाद के लिए सहनशीलता की सीमा बहुत कम है। अपने एक इंटरव्यू में डोभाल ने कहा कि भारत अब अपनी शर्तों पर सबको जवाब देगा। वहीं चीन को चेतावनी देते हुए अजीत डोभाल ने कहा है कि सीमा पार से होने वाले हम किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। डोभाल ने कहा कि कश्मीर में मूड 2019 के बाद बदल गया था। पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में मूड बदल गया था और उस वक्त भी पाकिस्तान को उन्होंने जवाब दिया था। अजीत डोभाल ने कहा कि 2019 के बाद कश्मीर के लोगों का मिजाज और मूड पूरी तरह से बदल गया है और लोग अब पाकिस्तान और आतंकवाद के पक्ष में नहीं हैं। वो बंद का आह्वान कहाँ है? शुक्रवार को हड़तालें, सब कुछ वहाँ खत्म हो रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष रिचर्ड मार्लेस के बीच बुधवार को द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी, मुक्त, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया लोकतांत्रिक मूल्यों का साझा करते हैं और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए समान दृष्टिकोण रखते हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को जून 2020 में प्रधानमंत्री स्तर की वर्चुअल शिखर बैठक के दौरान एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि घनिष्ठ रक्षा और सुरक्षा सहयोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारक है और उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल में एक प्रमुख भागीदार है और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री मार्लेस को राजधानी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई और दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर गहन चर्चा हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को किया जा सकता है गिरफ्तार, पाकिस्तान के कानून मंत्री ने दी है इसकी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में PMLN की सरकार के आने के बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नज़ीर तरार ने मंगलवार को कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को देश वापस आने के दौरान ट्रांजिट जमानत नहीं मिली तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 72 वर्षीय सुप्रीमो नवाज शरीफ मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं। बता दें कि 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने अपनी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद पाकिस्तान लौटने में विफल रहने के बाद PMLN सुप्रीमो शरीफ के लिए गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। समय समय पर पूर्व प्रधानमंत्री के पाकिस्तान लौटने की अफवाहें उड़ती रही हैं। हाल ही में अप्रैल में गठबंधन सरकार बनने के बाद नवाज शरीफ के वापस लौटने की अटकलें और गति पकड़ती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान सरकार के गठबंधन में PMLN एक प्रमुख पार्टी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमले की तैयारी में ड्रैगन, ताइवान में घुसे चीन के लड़ाकू विमान खदेड़े गए। जी दोस्तों, ताइवान में एक बार फिर चीन ने अपने 29 लड़ाकू विमान भेजे हैं। चीन ताइवान के इलाके को खुद एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन घोषित कर दिया है और ताइवान के एयर स्पेस में चीन के लड़ाकू विमान और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट उड़ते दिखाई दिए और इस साल चीन की ये तीसरी बार हरकत है जबकि उसने बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान ताइवान में भेजा है। चीन की यह हरकत पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए बुरी खबर है। वहीं ताइवान का दावा है कि उसने चीन के विमानों को अपने जेट से खदेड़ दिया है। बता दें कि अमेरिका कई बार आशंका जता चुका है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने यह भी खुला ऐलान कर दिया है कि अगर ऐसा होता है तो ताइवान की मदद के लिए सेना भेजेगा। चीन की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने दावा किया था कि एक ऑडियो क्लिप में चीन की गुप्त योजना कैद है। उन्होंने 57 मिनट की एक ऑडियो क्लिप जारी की थी और दावा किया था कि इसमें चीन के टॉप सैन्य अधिकारी ताइवान पर हमले की बात कर रहे हैं। इस ऑडियो के सामने आने के बाद चीन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि चीन का
कोई प्लान इस तरह लीक हो गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले 2025 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी भारतीय डिजिटल इकोनॉमी की वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि मौजूदा वक्त में भारत में जिस तरह का डिजिटल रूपांतरण हो रहा है वैसा विश्व में पहले कभी नहीं देखा गया। साल 2025 तक भारतीय डिजिटल इकोनॉमी की वैल्यू $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, यही नहीं इसमें व्यापक स्तर पर सुधार भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार को लेकर एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। मौजूदा वक्त में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत $1.5 ट्रिलियन के निवेश के अवसर हैं और महामारी के दौरान भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। बिजनेस पर कंप्लेंट्स बर्डन को कम करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, बढ़ती संक्रमण दर को देखकर सरकार हुई अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया करेंगे हालात की समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के मामले में एक दिन बाद फिर वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 12,249 मामले मिले हैं। एक दिन पहले 10,000 से कम केस आए थे और इस दौरान 13 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामले की संख्या बढ़कर 81,687 हो गई है, जो कुल मामले का 0.19% है। दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 3.94% हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओवैसी और अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं की संपत्ति कुर्क करेगी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज जनसभा में बड़ी कार्रवाई करते हुए योगी सरकार AIMIM और समाजवादी पार्टी के नेताओं की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। दोनों पार्टियों के 5 नेताओं का नाम प्रयागराज हिंसा मामले में नामजद है। इनमें AIMIM के जिला अध्यक्ष शाह आलम, पार्टी नेता जीशान रहमानी, सपा के पार्षद फजल खान, वामपंथी नेता आशीष मित्तल और एक्टिविस्ट उमर खालिद की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी है। इन सभी के खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट जारी है। CRPC की धारा 82 के तहत कुर्क की गई प्रक्रिया शुरू की जाएगी और प्रशासन पहले अनुमति लेकर नोटिस जारी करेगा और उसके बाद कुर्की की जाएगी। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में उत्तर प्रदेश में विभिन्न शहरों में हिंसात्मक प्रदर्शन हुए थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओडिशा की बेटी को दें वोट, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में नवीन पटनायक की अपील, दूर कर दी भाजपा की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान BJD ने किया है। उन्होंने राज्य के सभी विधायकों और सांसदों से ट्वीट कर ओडिशा की बेटी को वोट देने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं ओडिशा विधानसभा के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर ओडिशा की बेटी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें, उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने के लिए चुनें। इससे पहले मंगलवार शाम को भी उन्होंने ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने पर बधाई दी थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि PM नरेंद्र मोदी ने जब मुझसे द्रौपदी मुर्मू को लेकर बात की थी तो मुझे खुशी हुई थी, ये ओडिशा के लिए गर्व का विषय था। नवीन पटनायक ने कहा कि मुझे भरोसा है कि द्रौपदी मुर्मू देश में महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण होंगी। BJD नेता की ओर से द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के ऐलान में NDA की जीत की राह आसान कर दी गई है और BJD के समर्थन में मुर्मू के लिए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल